नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी केंद्र ईटानगर में। मैं हूँ आपका दोस्त गामी बोको। श्रोताओं, जहाँ दुनिया भर में डेंगू एक गंभीर बनती जा रही है, तो वही भारत में डेंगू बुखार महामारी के रूप में उभर रहा है। इसके चलते हर साल 16 मई को डेंगू दिवस मनाया जाता है। तो इसी डेंगू दिवस के बारे में हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हैं डॉक्टर पीजे शर्मा, वरिष्ठ सलाहकार, डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज, अरुणाचल प्रदेश। सर, बहुत स्वागत है आपको हमारे स्टूडियो में। दीदी, आपको भी बहुत स्वागत। जी सर, तो सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप हमारे जो श्रोताओं हैं उनको डेंगू दिवस क्या है उनका जानकारी दें। And like, what is the relevance in observing this National Dengue Day, sir? ये एक कैंपेन है जहाँ पे डेंगू का बारे में सेंसिटाइज किया जाता है कम्युनिटी को और मोबिलाइज किया जाता है साइंटिफिकली कि कौन सा डायरेक्शन में हमको क्या क्या एक्टिविटीज़ लेके आगे बढ़ेंगे तो ये डिजीज़ का साथ हम लोग कैसे बचाव के साथ रह सकते हैं। तो इसका मेन कैंपेनिंग ही इसका एक उद्देश्य है, बहुत बड़ा। और आप जो पूछा था कि रिलेवेंस क्या है, तात्पर्य क्या है, देखिए कुछ बीच बीच में तो ऐसा स्टडी होते ही रहते हैं। तो रिसेंटली एक स्टडी में ऐसा आया हुआ है कि 100 कंट्रीज में ये स्टडी किया था जहाँ में 99 मिलियन सिम्टोमेटिक केस था, लेकिन उसी समय में ही 404 मिलियन एसिम्टोमेटिक केस था, मतलब जहाँ पे लक्षण नहीं था। और 5 लाख आपका सीवियर डेंगू केस था, मतलब उसका भी ग्रेडेशन है कि माइल्ड टाइप का है या बहुत सीवियर है उसी हिसाब से। तो उसमें सीवियर था 5 लाख और आउट ऑफ डेथ अप्रोक्सीमेट 20,000 डेथ हुआ था। तो करीब करीब इसका साथ में $9 बिलियन का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मेडिकल कॉस्ट या मैनेजमेंट यहाँ पे इन्वॉल्व है। उस संदर्भ में तो हमारा कंट्री इंडिया में इतना पैसा मैनेज करना मुश्किल है, जीडीपी कम है, उसका कंट्रीब्यूशन कितना है हेल्थ के लिए थोड़ा बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। तो ये सब मुद्दे को आगे रखते हुए समझ में आता है कि हम लोग बहुत पहले से ही इसके लिए तैयार रहे या तो सावधान रहे कि इससे हम लोग किस तरीके से बच सकते हैं। और फिलहाल देखा गया है कि ये 4-fold टाइप से इंक्रीज हो चुका है सारा वर्ल्ड में। वेरी मान लीजिए 3 डेकेड्स में, मतलब 30 इयर्स में अप्रोक्सीमेट ये 4-fold स्टाइल में इतना फैला हो चुका है कि अभी आपका 2.5 बिलियन पीपल रिस्क में है, मतलब एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम करीब करीब 2.5 बिलियन पीपल बहुत हाई रिस्क में है इस समय में। फिर सर, जब हम डेंगू बीमार की बात करते हैं तो उसका कॉजल एजेंट्स क्या हो सकते हैं सर? लाइक किसके कारण हम डेंगू बीमार हो जाते हैं एक इंसान को सर? तो इसमें फीमेल मॉस्किटो है एडिस एजिप्टा एंड एडिस एल्बोपिक्टस। तो इन लोगों का डेंगू 1, डेंगू 2, डेंगू 3, डेंगू 4 टाइप, मतलब सीरो टाइप 4 है। ये सीरो टाइप में से किसी एक में से भी ये मॉस्किटो अगर इन्फेक्टेड हो चुका है और ये मॉस्किटो कोई ह्यूमन हेल्दी आदमी को काटे तब ये बीमार देखने को मिलता है। तो ये इसका इंक्यूबेशन पीरियड है, मतलब लक्षण दिखाने के लिए कम से कम कितना दिन चाहिए वो है, मतलब ह्यूमन को काटने के बाद वो 4 to 10 डेज अप्रोक्सीमेट एक रेंज में अलग अलग आदमी में अलग अलग तरीके से दिखाया जाता है। लेकिन इसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हैबिट के बारे में हम लोग को जानना चाहिए कि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ज़्यादा मॉस्किटो बाइटिंग रात का समय में या शाम का समय में होता है, तो ये लेकिन दिन में ही काटने वाला मॉस्किटो है। तो अगर सवाल आता है कि दिन का समय में इसको प्रिवेंट करना है तो बच्चों को हम स्कूल में भेजें या ना भेजें, इस तरीके का मतलब कभी कभी कुछ सवाल का देखना कभी ज़रूरत हो सकता है। या तो दिन का समय में हम खेत में काम करने के लिए गया या तो घर का कैंपस में ही रहा, तो कहाँ कैसे क्या किस तरीके से हम लोग बचाव करने के लिए ज़रूरी होता है, इस तरीके से थोड़ा अलर्ट रहना ज़रूरी होता है इस संदर्भ में। जी। फिर सर, जैसे आपने मच्छर के बारे में बात किया, तो वैसे तो हमारे आस पड़ोस में मच्छर तो यूं ही घूमते रहते हैं सर। तो ऐसे में हम लोग कैसे पता करें कि अच्छा ये मच्छर, ऐसे कुछ पर्टिकुलर कुछ ऑब्जर्वेशन है क्या? मतलब हाँ, एक तो है कि बाहर से देख के पहचानने के लिए कुछ तरीका है। ये एक स्पेशल स्किल है और ये जो लोग एंटोमोलॉजिस्ट का
काम करते हैं, मतलब एंटोमोलॉजी जो स्टडी करते हैं मॉस्किटो के रिलेटेड, जी। वो लोग इसका बहुत ही एक्सपर्ट होता है। Okay. फिर भी मैं जनसाधारण के लिए कुछ आसानी से समझने के लिए कुछ एक तरीका समझा देता हूँ। जी। जो मॉस्किटो का जनरली तो काला रंग का होता है, तो उसका बॉडी में वो जेब्रा जैसा वाइट लाइन जैसा होता है ना, जी। इस तरीके का, मतलब ब्लैक एंड वाइट इस तरीका से उसका स्ट्रिप्स आता है। Okay. तो ऐसा देखने से, और उसका डिटेल्स में हम लोग जा सकते हैं, लेकिन वो इतना छोटा चीज़ है, उसको देखने का भी मतलब कुछ आदमी का हैबिट नहीं है, या तो देखने का समझने का कुछ स्किल अडॉप्ट ना करे तो इतना आसानी से समझ नहीं पाएगा। लेकिन कम से कम राफली ये चीज़ देखने से डाउट कर सकते हैं कि ये हो भी सकता है। वो तो फिर सर एक ऐसे मच्छर है कि काफी बड़ा है दिखने में। नहीं, तो ऐसा नहीं है, वो कोई नॉर्मल मॉस्किटो जैसा ही दिखता होगा, लेकिन उसमें स्पेशल एक पहचान वाला जो मार्किंग के बारे में बोला था, उसमें हम लोग ज़्यादा अलर्ट जैसे थोड़ा वो डेंगू मच्छर। जी। फिर सर तो जो बुखार है, डेंगू बुखार, उसका आप कुछ हमें लक्षण बता दीजिए। बिल्कुल। लिसनर्स कैन बिकम अवेयर। तो इसमें है एक रेंज होता है सिंपल डेंगू फीवर से सीवियर डेंगू फीवर तक की। आगे हम लोग इसका कोई अलग तरीके से 3 टाइप से देखता था, लेकिन अभी का जो लेटेस्ट गाइडलाइन है WHO वाला, उसमें एक सिंपल वाला जो डेंगू फीवर है उससे शुरू करके दूसरा वाला कैटेगरी देखता है कि सीवियर डेंगू। तो यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा कि किसी का तो ना हो, लेकिन अगर ऐसा लक्षण उसमें आ जाए, बुखार तो रहेगा, उल्टी रहेगा, वो सब खाना नहीं सकता है, ये सब रहेगा, तो कभी कभी हो सकता है कि बॉडी में जो ज़्यादा स्किन पार्ट वाला है ना, उसमें इरप्शन हो सकता है, लाल का ना। लेकिन यही चीज़ अगर वो सीवियर वाला में होगा तो आँखों का साइड में हो सकता है, दांत से निकल सकते हैं। इवन किसी का माहौरी होने का अभी ठीक ठाक समय नहीं हुआ है, वोमेन या लेडीज़, तो उसको भी हो सकता है कि प्रोफ्यूज ब्लीडिंग हुआ है। लेकिन इसका कारण ये नहीं कि ये नॉर्मल आपका वो वाला हो रहा था महामारी, वो नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि एक तो हो गया स्किन में हम लोग देख सकते हैं कुछ ऐसा असर। दूसरा है कि जो पेन होगा बॉडी में, बोन ब्रेकिंग पेन टाइप का होता है, मतलब हड्डी तोड़ जाने से जिस तरीके का बहुत सीवियर पेन होता है, इस तरीके का पेन होता है। और तीसरा बहुत ही एकदम अलग सा एक सिम्टम है, वो क्या है कि जो ह्यूमन का आँख का पीछे का, माथा का पीछे का साइड का हिस्सा जिस तरफ है ना, वहाँ पे बहुत खिंचाव जैसे एक तो पेन महसूस होता है। तो ये 3 तो एकदम बहुत ही मतलब ज़बरदस्त वाला है। लेकिन कुछ भी ऐसा सस्पेक्ट हो या तो एक्सपर्ट का पास जाना चाहिए, जो क्वालिफाइड डॉक्टर है कम से कम, उन लोगों के पास में जाना है, जहाँ पे हर एक चीज़ का उपलब्ध जो भी ज़रूरत होगा उसका मुताबिक सारे चीज़ हम लोग को मिल सकता है। या उसके पास में कुछ चीज़ अवेलेबल नहीं भी है, लेकिन वो कम से कम डायरेक्ट कर सकेगा कहाँ पे पहुँचना है, कहाँ पे रहना है, कहाँ से सर्विस लेना है, क्वालिफाइड, जहाँ पे क्वालिटी भी मेंटेन होता है। जी बिल्कुल। फिर सर ये जो डेंगू बीमार है जी, तो उसमें लाइक क्या कुछ एज ग्रुप ऐसे रहता है कि ये एज ग्रुप को ज़्यादा जल्दी डेंगू पकड़ते हैं? फिर कुछ ऐसे मतलब कभी कभार होता है ना, बुजुर्गों को ज़्यादा जल्दी बीमार पकड़ते हैं, तो क्या डेंगू बीमार में भी ऐसे कुछ एज ग्रुप्स रहते हैं, या फिर रैंडमली मतलब एक बार वो मच्छर काट लिया तो सबको मतलब मुझे तो लग रहा है कि आप तो अभी शायद ये भी पूछेंगे कि आज जन्म हुआ है बच्चा तो उसका भी होता है क्या? जी ये ऐसा है, जबकि इसका कॉजिंग एजेंट पर्टिकुलर एक मॉस्किटो से आ रहा है जी, तो हम लोग को अवेयर रहना है कि ऐसा वाला कुछ बाइटिंग कहीं पे हुआ है, तो उसका बाद में जो सिम्टम आएगा उसको प्रॉपरली हम लोग देखना ही पड़ेगा। तो अगर बाइटिंग से रिलेटेड है तो किसी भी ह्यूमन को बाइट कर सकता है, लेकिन चांस कम है कि माँ का आंचल में जो बच्चा रहता है उसका तो कम से कम माँ प्रोटेक्ट करता है जी, तो इसलिए उसका तो जितना ही छोटा होगा उतना ही मतलब बहुत रेयर चांस है। लेकिन हंसी मजाक में जो आपने अभी पूछ ही लिया कि आज जन्म हुआ है बच्चे का, उसको भी हो सकता है क्या? हाँ, उसमें कैसे हो सकता है मैं उसको थोड़ा दोहराना चाहूँगी कि अगर उसका माँ डेंगू इफेक्टेड है, उसका जो बेबी बॉर्न होगा वो मतलब कॉन्जाइटिन हिसाब से उसको आ सकता है ये बीमार। लेकिन ऐसा नहीं कि उसको वहीं बाइट करेगा बाहर में उसके बाद में वो आएगा, इस तरीके से नहीं, ये माँ का साइड से आ सकता है। क्योंकि पेट में रहते हुए बिफोर डिलीवरी अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उसका साथ ये हो सकता है, ये बात है। लेकिन आपने जो बाकी पूछा था कि बुजुर्ग आदमी का भी हो सकता है क्या या यंग आदमी का हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है।
स्पेशली जो लोग मतलब दिन में कोई ऐसा वाला मॉस्किटो जहाँ पे रहने का हैबिटेट है उस आसपास में अगर दिन में खेत खलिहान में कुछ काम करता है या खेल कूद में जाता है बच्चे लोग, वहाँ पे भी बाइटिंग हो सकता है। और एक आर्टिफिशियल चीज़ भी आजकल देखा जाता है, जैसे कि हमने दिन का मतलब बोला तो सन से आप लोग या तो जनरली हम लोग कोरिलेट करते हैं कि सन जिस समय में रहेगा सूर्य ना, लेकिन आप एक बहुत बड़ा फ्लैट का बात करेंगे जहाँ पे अंदर अंदर भी बहुत सारे रूम्स होते हैं या तो वासिंदा होते हैं, जिसका हो सकता है कि डायरेक्ट सन रे का साथ इतना एक्सपोजर नहीं रहता है, तो उसमें तो आपका हमेशा आर्टिफिशियल लाइट ही रहेगा, तो ना दिन है ना रात है। तो ये सब संदर्भ में थोड़ा बहुत मॉस्किटो का जो बाइटिंग हैबिट, जैसे हमने बोला था कि डे बाइटिंग वाला है, उसका लेकिन अलग सा बिहेवियर भी हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि ऐसा वाला एनवायरनमेंट में उस मॉस्किटो को पता नहीं चलेगा कि ये दिन है ना रात है, क्योंकि उसको डायरेक्ट वाला मतलब अंधेरा वाला जहाँ पे हमेशा डे एंड नाइट लाइट जलता है, बिल्डिंग में ऐसा भी होता है ना, फ्लैट में कभी कभी, तो वो सब जगह में ऐसा कभी उसका बिहेवियर हम लोग पलटते भी देखा गया है कोई कोई जगह में। और ये सब जगह में बहुत सावधान होने का जगह कहाँ पे है, जो नहीं भी दिखेगा तो कम से कम जो बिल्डिंग का ऊपर से नीचे तक की जो पाइप ड्रेनेज को लेके जाता है, मतलब पानी का बात कर रहा है, वो सब जगह में बहुत बड़ा पाइप रहता है और वो एक पूरा मतलब खाली जगह है, वो सब का जगह का अंदर में वो लोग आराम से रह सकते हैं, क्योंकि उसका अंदर में ना ज़्यादा गर्म होता है ना ज़्यादा ठंडा होता है, तो उसके लिए बहुत ही कंफर्टेबल एक एरिया हो जाता है जहाँ पे उसका अपना जो शरीर के लिए उपयोगी जो ह्यूमिडिटी वो भी मिलता है, टेम्परेचर वो भी मिलता है आराम से। तो इसलिए वहाँ पे हमेशा सस्पेक्ट करना चाहिए अगर बिल्डिंग का क्षेत्र में बोल रहा है। लेकिन एक ओपन स्पेस है, गांव है या तो कोई मतलब टाउन का मतलब प्लेन एरिया का बात कर रहे हैं जहाँ पे बिल्डिंग का बात नहीं है, नॉर्मल हाउसिंग्स है, वो सब में तो दिन में बाइटिंग का जिस तरीके से हम लोग कुछ बात होते हैं उसी तरीके से उसमें ख्याल रखना चाहिए। जी। और सर जब हम डिजीज़ कोई भी डिजीज़ की एक बात करते हैं तो वैक्सीन एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जी। तो क्या हम जो डेंगू बीमार है उसके लिए क्या हम हमारे पास अभी वैक्सीन्स बनाया गया है? अगर नहीं बनाया है तो भी फिर हमारे जो श्रोताओं हैं हमें ऐसे नॉलेज दीजिएगा कि हम कैसे बचे ये मच्छर से। हाँ, तो पहले आपका लेता हूँ कि इसका वैक्सीन है, वैक्सीन के बारे में हम लोग बात करते हैं। जैसे कि बहुत सारे डिजीज़ का आप लोग का पता है कि वैक्सीन्स है जो हम लोग को लेने के बाद में उस बीमारी का साथ लड़ाई करने का क्षमता रहता है। लेकिन इसमें क्या है, ये कोई एक वाला सीरोटाइप से होने वाला नहीं है, डेंगू 1, डेंगू 2, डेंगू 3, डेंगू 4, तो चारों का एक साथ में बनाना है। चारों बना के एक बार में बना के करने के लिए बहुत ही दुविधा वाला बात है, क्योंकि डेन 1 जो डेंगू वाला 1 है उसको बनाने के लिए बहुत समय चाहिए और उसको टेस्ट करके मतलब ट्रायल होता है ना, ह्यूमन ट्रायल में तो बहुत लेट हो जाता है। हालांकि 3rd फेज तक की भी कोई जगह में आया हुआ है मतलब स्टडी, लेकिन वो सब पास नहीं हुआ है और उसके बाद में कॉमर्शियली अवेलेबल होने के लिए तो बहुत दूर का अभी हम लोग डायरेक्ट उसमें सोच विचार करने का स्टेज में आया ही नहीं है। फिर और कुछ होता है कि ये एक सीरोटाइप का भी जीनोटाइप रहता है, तो वो सब का संदर्भ में भी मतलब कौन सा जगह से सैंपल लिया जाता है वो सब चीज़ भी थोड़ा देखना ज़रूरी है। साथ में ये भी बोलना चाहूँगा कहीं से भी सैंपल उठाए उसका आजकल तो जीनोम सीक्वेंसिंग का हमेशा मतलब आमद में भी सुन रहा है क्योंकि कोविड के बाद में ये सब बात बहुत पॉपुलर हो गया है। तो ऐसा वाला सीक्वेंसिंग को लेके हम लोग पुराना वाला 1943 से मेंटेन किया हुआ जीन बैंक का जो लाइब्रेरी है उसका साथ में भी हम लोग कुछ स्टडी कर सकते हैं कि ये मतलब किस तरीके का वेरिएशन आ रहा है या आने का चांसेस है। इस तरीके से बहुत सारे संदर्भ में थोड़ा देखभाल करने का ज़रूरत हो जाता है। लेकिन आपका नेक्स्ट वाला और एक क्वेश्चन था कि किस तरीके से हम लोग बचे। तो यही मेन मुद्दा है कि हम लोग बहुत तरीके से इसका साथ फाइट करने के लिए, या पहला बात है कि मॉस्किटो का जो बिहेवियर है उसको हम लोग पहचान जाए। तो पहले बोला कि उसको दिन में बाइटिंग का ज़्यादा चांसेस, अगर वो दिन में ज़्यादा करने का चांसेस है तो हम लोग अगर किसी को सोना पड़ गया दिन में, मतलब जैसे कि हम लोग झूम खेती में जाते हैं, मतलब रिस्की एरिया का बात कर रहे हैं, या तो कोई अलग जगह में होने से भी या घर का अंदर में भी अगर दिन में ऐसा वाला मॉस्किटो का हैबिटेट के आसपास में हम लोग को सोना पड़ गया, कम से कम उस समय में कोई एक मॉस्किटो नेट लगाना बहुत ही आसान भी है, लेकिन उसको प्रैक्टिस में लाना ज़रूरी है। वो बिहेवियर अगर हम नहीं डालेंगे खुद में, उसका हम लोग इतना छोटा मेहनत करने से अगर हम इतना ड्रेडफुल डिजीज से हम लोग बच सकते हैं तो इसको हम लोग क्यों ना करें, बिल्कुल ही करना चाहिए।
इसी तरीके से बॉडी में कोई मॉस्किटो रिपेलेंट लगा सकते हैं, या तो जो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड में हम लोग कभी कुछ मॉस्किटो रिपेलेंट बोतल में जो आता है ना लिक्विड वाला, वो सब भी लगा सकते, करा सकते हैं। इस तरीके से कुछ कर सकता है। लेकिन एक बात और जानना ज़रूरी है कि कम से कम 7 दिन का अंदर अंदर हमारा जो पानी का स्टोरेज, मतलब अगर बिल्डिंग है तो ऊपर में अगर जो टैंकी है वो सब में भी 7 डेज में या 6 डेज में 7 डेज में इसको पूरा खाली करके ड्राई रखना चाहिए। ड्राई लेकिन 1 दिन कंप्लीट रखना चाहिए। अगर इतना मेहनत किया ही है तो एक गैप रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे अगर लार्वा था पानी में, उसको हमने पास में ही तो गिराएंगे, कहीं 30 किलोमीटर दूर में जाके गिराने का तो सवाल ही नहीं है, तो आसपास में ही गिरेंगे। अगर वहाँ पे अभी जर्मिनेट होने वाला कुछ अगर मॉस्किटो का कोई लार्वा था तो वो आके फिर इसका अंदर आसपास में आके घुस सकता है। अगर हम इतना लंबा टाइम के लिए उसको खाली रखेंगे तब क्या होगा, आसपास में अगर वो गिरा भी है तो उसको वहीं मरने का चांसेस है। और एक दूसरा बात ये है कि अगर कोई बर्तन से पानी निकाल के फेंक देना है जहाँ पे स्टोरेज होता है पानी का छोटा मोटा कंटेनर में, ये मॉस्किटो का जो एग है उसका साथ में एक ग्लू जैसा आठा जैसा ना एक क्वालिटी रहता है, वो इतना मतलब खतरनाक आठा जैसा है, वो खींच के एकदम पूरा नहीं करने से नहीं जाता है, सिर्फ सिवाय पानी से ऐसा मतलब आसपास थोड़ा घुमा के फेंक देने से हो जाएगा, ऐसा काम में वो एकदम बिल्कुल नहीं होता है। एकदम स्टिक होके वहाँ पे स्टिकी होकर रख जाता है वहाँ पे, तो उसको तो हटाने के लिए बहुत मेहनत से उसको रगड़ के धुलना करना पड़ता है। तो ये अगर इतना टाइम खाली करके रखने के बाद फिर हम लोग वाटर स्टोरेज में पानी रख सकते हैं। लेकिन ये हैबिट हर 7 डेज में करना ज़रूरी होता है। हाँ, इस संदर्भ में मैं और एक बात शेयर करना चाहूँगा। शायद आप लोग सुने थे कि कोरोना का समय में भी कि मोबाइल में कुछ ऐप आया था। कोई कंट्री ने ये सब ऐप को हमारा डेंगू वाला क्षेत्र में भी काम में लगाने के लिए कोशिश किया है। तो हमारा यहाँ पे तो अभी मेरा जानकारी के मुताबिक अभी तक ये तो अवेलेबल इंडिया में हम सुना ही नहीं अभी तक। उसमें क्या होता है कि मान लीजिए कोई जगह में पर्टिकुलर इस टाइप का मॉस्किटो का डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब उसमें उस मॉस्किटो का रिजर्वर है। एक देखिए मॉस्किटो का रिजर्वर, दूसरा है कि जो एक्चुअल केस है ह्यूमन, उसका भी कोई केस वहाँ पे है या तो ज़्यादा केस वहाँ पे निकल रहा है। वो तो ह्यूमन वाला जो वो पाल के रखता है बीमार को, ऐसा वाला रिजर्वर हो गया। लेकिन दूसरा वाला था वो सिर्फ मॉस्किटो वाला रिजर्वर ना। तो अगर ये सब चीज़ इलेक्ट्रॉनिकली सॉफ्टवेयर में डाल के हम लोग उसको एक ऐप में डाल के उसको एक ऐसा सिग्नल की व्यवस्था किया जाता है कि बाई चांस हम लोग उस एरिया का आसपास में होटल में कहीं खाना पीना खा के निकल गए या रात को वहाँ पे कहीं पे रुकना पड़ गया, हम लोग को अननोन इतना जानकारी नहीं था उसमें, तो हमको उसमें ऐप का मुताबिक अपना मोबाइल में एक सिग्नल आएगा कि यू आर क्रॉसिंग थ्रू दिस थिंग, या तो आपने वहाँ पे नाइट हॉल किया तो हो सकता है आपको अगर बाइटिंग हुआ है तो ये सब मतलब टेक्नोलॉजी का ऊपर, क्योंकि इतना सारे सुविधा आ रहा है, क्यों हम लोग ये सब चीज़ के बारे में भी ना सोचे। तो ये भी हो सकता है क्योंकि प्रिवेंशन का ही बात हो रहा है, जबकि आपका वैक्सीन नहीं आया हुआ है, डायरेक्ट ट्रीटमेंट भी नहीं होगा, उसमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होगा, तो ये सब थोड़ा बहुत बचाव के लिए तो हम लोग को सोचना ही पड़ेगा। देन होता है कि अगर दिन में ये बाइटिंग ज़्यादा चांस है तो कम से कम फुल पैंट और जो हाथ में पूरा फुल शर्ट ये सब थोड़ा पहन के रखने से हम लोग बाइटिंग का चांसेस, क्योंकि एक्सपोजर थोड़ा कम हो जाएगा स्किन का ना, तो ये सब भी एक डिवाइस हो सकता है। और एरोसोल यूज़ कर सकता है, वो तो बुलाया था। देन कुछ एंटोमोलॉजिकल स्टडी साइंटिफिकली होना चाहिए, मतलब मॉस्किटो रिलेटेड कुछ स्टडी होना चाहिए। फिर सर जैसे मच्छर है और एक तरफ पेशेंट है डेंगू पेशेंट, तो वैसे तो जो इंसान जो है डेंगू से अफेक्टेड है उसको ट्रीट किया जाएगा, उसको तो संभालेगा डॉक्टर वाले। फिर जो मच्छर है उसका हम क्या करें? एक मच्छर को तो अभी हम मार नहीं सकते ना सर, तो उसका कुछ उपाय क्या होगा? हाउ डू वी कंट्रोल द मच्छर सर? जरूरी प्रश्न किया है, लेकिन थोड़ा सा इसमें हमको टेक्निकल कुछ पॉइंट बोलना पड़ेगा। एक तो बात ऐसा है कि वल्वाचिया बोल के एक बैक्टीरिया है जो कॉमनली इंसेक्ट्स में 60% जैसा रहता ही हमेशा। तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया है, ये मॉस्किटो के बारे में बोल रहा हूँ, उसको कंट्रोल करने के लिए उसको जो अंडा होगा, हाँ पहले ये बोलना ज़रूरी है कि जैसे कि मलेरिया हो, उसका जो मॉस्किटो अंडा देगा, मलेरिया वाला मॉस्किटो वाला ना फीमेल वाला, उसका अंडा में लेकिन मलेरिया नहीं रहता है, क्योंकि उसका अंडा से जो नया मॉस्किटो निकलेगा वो बाइटिंग करने से डायरेक्टली मलेरिया नहीं होगा, वो बच्चा फिर भी कहीं से इन्फेक्टेड होकर आना पड़ेगा। लेकिन डेंगू में ऐसा है, जो भी इन्फेक्टेड डेंगू
मॉस्किटो का जो फीमेल वाला था उससे जो अंडा आएगा उस अंडा में ही इन्फेक्शन पहले से ही रेडी रहेगा। तो ये अंडे से जो नया मॉस्किटो निकलेगा वो पहला बाइट में ही किसी को भी वो दे सकता है। इसलिए साइंटिस्ट ने क्या है, ऐसे मॉस्किटो का अंडा जो है उसमें ये वोल्वाचिया बैक्टीरिया का अंदर में घुसा दिया, ये एक का अंदर में देने के बाद आप लोग सोच सकते हैं कि उसका जो अंडा का अंदर में वोल्वाचिया जाएगा बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया अपना हिसाब से जब तक कि ये फुल मैच्योरिटी तक की एक मॉस्किटो नहीं बनेगा तब तक के लिए ये वोल्वाचिया ढूंढते रहेगा कि उसके अंदर में बॉडी में कहीं पे कुछ डेंगू का ये इन्फेक्शियस कुछ भी वहाँ पे कुछ भी है या डेवलप हो रहा है क्या, वो चीज़ को वहीं मार देगा। तो ये एक ऐसा तरीका है जिसको हम लोग एंडो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया का हिसाब से किया जाता है। एंडो सिम्बायन बोला जाता है, मतलब एंडो मतलब अंदर में होने वाला और सिम्बायन मतलब गिव एंड टेक रिलेशन, तो म्यूचुअली ना। तो उसमें क्या कर रहा है, ये जो वल्वासिया है वो अंदर में जाके ढूंढ के मारता है, मतलब एक CA डिजीज है, बॉडी के अंदर में ही है लेकिन हम लोग को पता नहीं होगा, मतलब मॉस्किटो का जो डेवलप हो रहा है बच्चा उसको पता नहीं होगा कि अंदर अंदर ढूंढ रहा है। अभी आप सोच के देखिए कि नेक्स्ट वाला जो वो बच्चा देगा वो बाइटिंग करने से भी तो उसमें तो ये क्षमता होगा ही नहीं, लेकिन उसका भी जो बच्चा होगा उसमें हम लोग अभी क्वेश्चन करता है। तो ये जो मेल मच्छर उसका साथ में मेटिंग होगा तब क्या होगा, उसका जो अंडा निकलेगा वो अंडा में फिर न्यूट्रल आएगा, कोई भी इन्फेक्शन वहाँ में नहीं रहेगा, क्योंकि इसका जो मदर वाला था वो मतलब न्यूट्रल वाला होता, क्योंकि उसका अंदर में उसका जो डेवलपमेंट हुआ था वो वोल्वाचिया बैक्टीरिया से बनाया हुआ एक स्पेशल अंडा से वो बनाया हुआ था। तो अभी समझ लिया हम लोग ने कि ये जो एक नया जनरेशन आएगा उसमें सारा नॉन इन्फेक्शियस वाला अंडा निकलेगा। तो उससे जितना भी मॉस्किटो भी आएगा, मतलब ये डेंगू वाला ना, एडिस इजिप्टी या एडिस एल्बोबैक्टस, हमारे यहाँ पे तो इजिप्टी का ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो उसमें एक कॉलोनी बन जाएगा वो, क्योंकि बढ़ते रहेगा अपना लाइफस्टाइल के हिसाब से नया बच्चा जो मैच्योर्ड है वो मरने के बाद में भी वो नया वाला जनरेशन को ऐसे बढ़ते रहेगा, ये एक कॉलोनी जैसा बन जाएगा। अभी हम लोग का टारगेट क्या है, जहाँ पे ऐसा इन्फेक्टेड वाला मॉस्किटो का हम लोग ने मैपिंग कर लिया है, स्टडी करके ढूंढ लिया है कि ये एरिया में है, वहाँ पे ऐसा वाला मॉस्किटो हम लोग फैला देंगे, स्पेशली जो फीमेल वाला है, क्योंकि वहाँ पे जो इन्फेक्टेड वाला मॉस्किटो होगा उसके साथ मीटिंग होने से भी वो कोई चांस नहीं होगा कि वहाँ पे जो भी बच्चा होगा मॉस्किटो वाला लार्वा जितना आएगा सब नॉन इन्फेक्शियस होगा। तो ये एक कॉन्सेप्ट का स्टाइल से हम लोग अभी काम कर रहा है। और इसका तो जो वोल्वाचिया वाला जो ये साइंटिफिक चीज़ लेके आया था ना, वो ऑस्ट्रेलिया से लाया था और वो चीज़ हम लोग पौंडीचेरी में कर रहा है। लेकिन एक बात है कि ये तो बायोलॉजिकल कंट्रोल का चीज़ हो गया ना, तो इसमें तो म्यूटेशन हो ही सकता है कहीं पे, इसलिए हम लोग को बहुत डर है कि हम लोग इसको छोड़े ना छोड़े, किस तरीके से छोड़े, और छोड़ने से भी हम लोग को क्या क्या चीज़ में हम लोग कंट्रोल मैकेनिज्म रखना चाहिए कि कोई अलग तरीके से हो गया तो बहुत डेंजर भी हो सकता है, मालूम तो नहीं। लेकिन अलग अलग कोई स्टडी में देखा गया है कि उसमें 70 to 90% सक्सेस रेट है वहाँ पे, और उन लोगों ने भी डेवलप किया और हम लोग भी अभी तक फील्ड में नहीं छोड़ा है, लेकिन इसको ट्रायल चल रहा है। तो अभी हम लोग यही एक ग्रीन सिग्नल वेट कर रहा है कि अगर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर अगर उसको सर्टिफाई करके बोल देगा कि हाँ अभी छोड़ सकते हैं, तभी हम लोग इसके ऊपर में थोड़ा काम कर सकते हैं, क्योंकि ना हमारा पास ढाल है, तलवार है, क्योंकि वैक्सीन नहीं है और ट्रीटमेंट भी होगा आपका सिम्टोमेटिक, और जो सीवियर केस होगा उसको तो बहुत मतलब डेंजरस वाला सिचुएशन हो जाता है, जैसे कि कैपिलरी लीकेज हो सकता है, उसमें हाइपोवोलेमिक शॉक आएगा, ऑर्गन इम्पेयरमेंट आ सकता है और ब्लीडिंग कॉम्प्लिकेशन से सब होके तो डेथ का बहुत सीरियसनेस आ सकता है। और एक चीज़ बोल दूँ यहाँ पे, जो कि पहले बार किसी को डेंगू हुआ है फर्स्ट टाइम, वो भी कोई एक डेंगू 1, डेंगू 2, डेंगू 3, डेंगू 4 में से कोई भी एक ही टाइप से हुआ, तो उसमें तो अगर सीवियर तक नहीं गया तो बचने का चांस तो है। लेकिन सेम आदमी को सेकेंड टाइम अगर अलग कोई टाइप का डेंगू 1, डेंगू 2, डेंगू 3, डेंगू 4 उनमें से कोई अलग एक टाइप आ गया जो कि आगे उसका नहीं हुआ था, ये क्रॉस अगर दोनों का हो गया ना आगे, क्योंकि एक अलग वाला सीरोटाइप था, सेकेंड टाइम में दूसरा वाला कोई सीरोटाइप एक साथ में आ गया अभी, तो उस संदर्भ में लेकिन ये हेमोरेजिक फीवर बनने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। तो उसमें डॉक्टर का तो बहुत मेहनत लगता है उसमें, और इसलिए हम लोग का भी ये रिक्वेस्ट है, थोड़ा भी ये सस्पेक्ट हो
तो इसको एकदम तुरंत ही एकदम क्वालिफाइड डॉक्टर के पास में जाना है। हालांकि ये की तो कभी मतलब सिम्टोमेटिक नहीं रहते हुए भी हम सूरत में बोला था कि बहुत सारे केस एसिम्टोमेटिक रहता है, सिम्टम दिखाता ही नहीं, नॉर्मल वायरल फीवर जैसा होके ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर ये सीरियस की तरफ जाएगा तो उस समय में अगर सीरियस हो भी गया ना, बहुत कम समय मिलता है डॉक्टर को उसका साथ फाइट करके सारा चीज़ को मतलब प्रोटेक्शन लाने के लिए, और वो भी आईसीयू के अंदर में बहुत ही मेहनत वाला काम होता है। तो इस संदर्भ में यही मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि कहीं भी कुछ डाउट है, टेस्ट भी एकदम अच्छा वाला टेस्ट करना है, जहाँ क्वालिफाइड डॉक्टर्स रहता है, जहाँ पे ठीक तरीके से काम हो सकता है, उस सब जगह में ही जाना है। तो टेस्ट के लिए भी गाइड का हिसाब से एलाइजा बेस्ड होना चाहिए, NS1 एंटीजन वाला से होना चाहिए, और उससे थोड़ा हाई क्वालिटी वाला हो सकता है कि RT-PCR वाला जो मोलिकुलर टेस्ट होता है, ये सब भी होता है। लेकिन ये सब चीज़ ग्रेजुअली कॉस्टली हो जाता है। लेकिन आमतौर पे अगर कार्ड टेस्ट अगर आता है कहीं पे या RDT टेस्ट आता है तो वो सब इतना सेंसिटिव नहीं रहता है, उसमें फॉल्स पॉजिटिव भी आएगा, फॉल्स नेगेटिव भी आएगा। फॉल्स नेगेटिव अगर हो गया तो एक असली में तो केस है, तो वो बहुत गड़बड़ कर सकता है कि उसको काट के वही वाला एडिस इजिप्टे वाला मॉस्किटो दूसरे को भी काटने से हो सकता है। ये सब चीज़ में बहुत ही ध्यान रखना ज़रूरी होता है। लेकिन थोड़ा जो लेट वाला हो गया, मान लीजिए 1 हफ्ता का ऊपर का हो गया, और समय का मतलब थोड़ा ज़्यादा लेट वाला केस आगे हुआ था, उसको हम लोग एंटीबॉडी से टेस्ट करते हैं, उसको IgM IgG इस तरीके से हम लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। तो मेनली जो सोर्स होता है, मतलब जहाँ पे पानी जमेगा, जहाँ पे इकट्ठा हुआ, उसको तो जिससे हमने टैंकी का बात कर दिया, वाटर स्टोरेज का, जिससे हम लोग पानी पीते हैं, उसको ही अगर हम लोग ऐसे करते हैं तो बिल्कुल ही हमारा आसपास में जितना भी पानी का वहाँ पे स्टेगनेंट होकर रहा है कि वहाँ पे मस्किटो बनने का स्कोप देता है, उसको तो मतलब हर हफ्ते में उसको क्लीन करना है। कम्युनिटी का ये रोल एकदम लिख के लेना है, बिल्कुल आसपास में रहना ही नहीं है ऐसा वाला सोर्स। उसको पूरा मट्टी उटी डाल के या कोई पूरा मोबिल या इस तरीके से चीज़ उसमें अगर पानी को नहीं हटा सकते तो उसमें डालना है। और एक चीज़ प्रैक्टिस है गांव में, जो बेम्बू का बीच में काट देते हैं, उस एक मतलब बॉटल का जैसा हो जाता है ना, पानी वहाँ पे रह सकता है, ऐसा वाला जगह नहीं होना चाहिए। तो उसको जहाँ पे बेम्बू का गांठ है उसमें छेद कर देना चाहिए कि नीचे में पानी निकल जाए। सिमिलरली आपका जो रबर प्लांटेशन है, वो सब जगह में भी एक बाती रहता है ना, कटोरा बाउल, जहाँ पे आके वो लेटेक्स जमा होता है। अगर बारिश हुआ वहाँ पे अगर ऐसा पानी उसमें तो ऑटोमेटिकली रुक जाएगा। सिमिलरली आपका जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स है, बड़ा बड़ा पत्ते वाला, वो सब का अंदर में भी रुकता है। सिमिलरली घर का अंदर में ही हम लोग को कभी ये सोर्स मिल जाता है, जो कि फ्लावर पॉट का नीचे में हम लोग प्लेट रखता है ना, वहाँ पे भी आके ऐसा लेके से थोड़ा थोड़ा जो पानी जमता है उसमें मस्किटो आके ये अंडा दिया तो घर में ही ये प्रॉब्लम हो जाता है। थैंक यू सो मच सर, आप आए हमारे स्टूडियो में और डेंगू के बारे में बहुत जानकारी दिए हैं। सो श्रोताओं, दिस वाज डॉक्टर PJ शर्मा, वरिष्ठ सलाहकार, डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ एंड सर्विसेज अरुणाचल प्रदेश, जिन्होंने हमें आज डेंगू बीमार के बारे में जानकारी दी है। ये कार्यक्रम द्वारा निर्मित है तेलियांग तांगजांग, ऑल इंडिया रेडियो ईटानगर। अब मुझे यानी गामी बोगो को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।